कृषि एक्सप्रेस के बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा मंच है जहां हमने किसानों की, खासतौर पर समृद्ध किसानों की कई कहानियां आपके सामने रखी जो ये बताती है कि खेती किसानी जिसे बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता था, उसमें कितनी समृद्धि है। हाँ, ये बात सही है कि सही समझ, सही योजना, सही ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के विजन की, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सामने रखा था, गौपालन। इसके बारे में हम जानते हैं कि भारत में हमेशा से एक भावना जुड़ी रही है, गौ माता। गाय को हम माता मानते हैं और गाय को माता मानने के साथ साथ गाय किस तरीके से समृद्धि का प्रतीक है, कामधेनु कहा जाता है, क्योंकि गाय एक ऐसा जीव है जिसकी हर चीज जो है वो मानव मात्र के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमेशा बहुत काम आई है। लेकिन गौ आधारित कृषि ये चमत्कारिक है, ऐसे नतीजे देती है जो ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती के लिए भी एक बेमिसाल उदाहरण पेश करती है। थोड़ा गहराई से इस विषय को समझते हैं और बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं देश के बहुत ही जाने माने गौपालक रमेश भाई, वेल जी भाई रूपारेलिया जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रमेश भाई रूपारेलिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से आपके संघर्ष की कहानी रही। कृषि एक्सप्रेस में पहले भी हमने इस पर बातचीत की थी, लेकिन आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मैं जानता हूं उसके बाद कई दर्शकों के कमेंट आए, वो चाहते थे कि आपकी कहानी को अपने जीवन में वो कैसे उतारें या कैसे इस समृद्धि को अपने जीवन में लाएं, उसके कुछ टिप्स आज आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में कैसे गौ पालन की शुरुआत हुई, किस तरह से आपने ट्रेनिंग ली, ये एक्सीडेंटल था या आप बहुत तैयारी के साथ उतरे थे? नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारी कोई ऐसी योजना नहीं थी, परंतु अनायास एक ईश्वरीय चेतना से हुआ, गौ माता की चेतना से हुआ, या तो पुरखों के आशीर्वाद से। जैसे परंपरागत काम था ये गोपालन और खेती, गाँवों में तो हर घर का पारंपरिक काम था। कुछ लोगों ने उसको एक रोजगार के रूप में लिया, कुछ लोगों ने उसको बंद कर दिया। अब हमारी तो परिस्थिति ऐसी रही थी कि गाय से हम डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पाए, हमारा परिवार आज भी। तो अब जैसे 2010 के बाद हमें पता चला कि गाय तो एक बहुत बड़ा रोजगार का सोर्स है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री भी गाय के अंतर्गत हो सकती है। वो जब दुनिया ने हमें बताया, बाकी हम तो अनपढ़ लोग थे, तो पहले बचपन में गाय चराते थे, महीने का कोई 80 रुपया देता था, उससे घर चलता था और घर वाले खुश थे। और हमें ये नहीं पता था कि ये गाय के साथ जो हमारी आत्मीयता हो रही है उसका परिणाम आगे जाके ये निकलेगा। उस समय भी हम गाय को पीठ के ऊपर नमक रगड़ के उसका बुखार ठीक करते थे। दादाजी ठीक करते थे, वो मैंने देखा, वो हमने आज किया, तो लोगों ने माना कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि बिना गोली, बिना इंजेक्शन से गाय ठीक होती है बुखार में। मैं कोई डॉक्टरों का, एलोपैथी का दुश्मन नहीं हूँ, परंतु हमारी भी कुछ कर्तव्य फर्ज बनती है कि गाय बीमार होती है तो घरगथ्थू नुस्खे भी करने चाहिए, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो अब वो दुनिया के सामने हमने YouTube के माध्यम से रखा, तो दुनिया ने बोला कि आप तो बहुत ज्ञानी हो, ये हो, ये हो। मतलब सच्चाई ये है कि ये सब अपनी परंपरा से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो मेरा एक का है नहीं। मैं नहीं था तब भी गोपालन होता था, मैं हूँ तब भी होता है और मेरे नहीं रहने के बाद भी होता रहेगा। अच्छा, रमेश भाई को जो है एक बड़ी अच्छी बात यह है कि उनके जो टिप्स हैं या गौपालन के बारे में जो वो बातें बताते हैं, वो खुद क्योंकि अब एक यूट्यूबर के तौर पर बड़े फेमस हैं, आप लोग उनको सुनते भी हैं सोशल मीडिया के जरिए, वेबसाइट, उनकी बड़ी अच्छी खासी टीम है। गौपालन के साथ साथ में वो अपनी डिजिटल की एक बड़ी टीम भी चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका ये संदेश या जिन चीज़ों से उन्हें फ़ायदा हुआ वो देश दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब मुझे ये बताइए आप कि गौ आधारित कृषि, ये एक जो शब्द यूज़ किया जाता है, एक तरफ हम ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, इनके विषयों में पंचमहाभूत की खेती, हमने कई चीज़ें रखी हैं। गौपालन जो है उसके साथ साथ में गौपालक खेती से आपका क्या तात्पर्य है और ये आपके जीवन में कैसे आई, कि आपको एहसास हुआ? तो आप एक कहानी भी सुना रहे थे कि कैसे आपने एक बार में ही 35 लाख की प्याज की उपज निकाली और आप रातों रात मीडिया की सनसनी बन गए थे। थोड़ा सा बताएं वो दर्शक। तो बस वही था, हमारे 2006 में हम गोंडल, 2005 के जून में गोंडल शहर में मजदूरी के लिए आए थे, गांव की ज़मीन वगैरह बेच के, मकान गहना सब बेच के। तो एक टाइम के खाने के भी पैसे नहीं थे, तो खेत में केमिकल डालने के तो पैसे हो ही नहीं सकते,
तो जैन परिवार के साथ हमारा एक MOU हुआ था कि हम 7,000 की EMI पहले देंगे और 7,000 की दिवाली पे देंगे। तो 2 EMI पे हमने वो खेत रेंट पे रखा था। उसमें हम जैसे बैल गाय उसका गोबर एक नाली के किनारे पे रख देते थे। रोज़ माता जी उसको चूरती रहती थी पानी के साथ और मैं पानी पिलाता रहता था। उसी से हम आगे बढ़े और उसके बाद हमें सफलता मिली। तो हमने सोचा अब केमिकल लेना नहीं है, तो जिसकी गाय रिजेक्टेड होती है, जिसे थन बंद हो गया, किसी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, दूध देने नहीं देती, ऐसे लात मारती है, ऐसी गायों को ला के हम रखते थे। ऐसी 30 गाय लाए थे हम लोगों से। मतलब वो गाय की पहचान हमारी पुरानी बात है, नॉलेज में रही थी। तो वो प्योर ब्रीड वाली गाय है ना, वो सब हम ऐसे लाते थे। तो उसमें एक बार नंदी ला के रख दिया, तो उससे सब गाय ब्रीड होने लगी, बच्चियाँ होने लगी। तो बच्चियाँ का दूध वाली हो गई, क्योंकि बच्चियाँ को तो जेनेटिकली बीमारी तो थी नहीं गाय। तो उससे फिर गोवंश निर्माण हुआ। तो दूध बेचा थोड़ा टाइम के लिए, पर दूध बेचने में रोज़ श्राप मिलते थे कि आज तो ज़्यादा पानी डाल दिया, आज तो पतला है। ये सब सुनना हमारे बाल खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में पानी डाला नहीं था। पर सब डालते हैं ना दूसरे, तो उसकी श्रेणी में हमको, कुछ लोग डालते हैं तो उसकी श्रेणी में हमको ले लिया लोगों ने। फिर हमने एक संकल्प ले लिया कि कभी दूध बेचेंगे ही नहीं। फिर घी बेचना चालू किया। तो उसी समय दरमियान हमारी ये जो प्याज हुई एक 2010-11 में, 10 और 11 के बीच में, तो उसमें 35 लाख की जब प्याज हुई तो उससे एक खेत खरीद लिया हमने और न्यूज़ मीडिया में बहुत आया। तो लोगों की डिमांड बढ़ी, तो घी भी बिका, पहले नहीं बिकता था। तो एक मार्केटिंग हो गई। उसके बाद लोग आके बैठ जाते थे। तो अब रोज़ 5-5 लोगों को टाइम दूँ या मेरा काम करूँ, ये बड़ा लफड़ा रहता था। तो हम लोगों ने एक डेट फिक्स कर दिया कि आपको 20 तारीख से 24 तारीख तक 4 दिन का प्रशिक्षण, उसमें जिसको आना है वो आए। पहले फ्री में देते थे ट्रेनिंग, पर फिर ज़्यादा और लोग आ जाते थे और फ्री नज़दीक वाले है ना पहले बैठ जाते थे, और जो बेचारे दूर से कलकत्ता से भी गिराए उसको जगह नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपके जीवन में मॉडल्स बहुत सारे आ गए अभी। गौपालन हो गया, गो आधारित कृषि हो गई, फिर घी हो गया, फिर पैकेजिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी रोज़गार एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो भी ज़रा बताइएगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने एक योजना गोपालकों के लिए चलाई, उसका भी आपको फ़ायदा मिला। तो अभी आप, क्योंकि उनके दिमाग में तो वो विजन होगा कि वहां पर गुजरात में समृद्धि आई या किसानों को समृद्धि मिली तो पूरे देश में रोजगार का निर्माण हो सकता है। तो वो अनुभव और दूसरा संभावनाएं, ये दोनों चीजें मुझे जरा बताओ। तो उस समय जो है ना तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे और हमारी हालत बहुत नाजुक थी। तो उस समय एक नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे और गौ सेवा आयोग एंड गोचर विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया थे। तो उनकी एक योजना थी, जो किसान 10 गाय रखे उसको 10 लाख रुपया सहाय मिलती थी। सेट 2 लाख का टीन का सेट बनाना, गाय खरीदना, उसका जो भी छोटा मोटा लेना है उसका एक प्रोजेक्ट होता था। तो हमने उसकी योजना का मतलब नरेंद्र भाई मोदी ने खुद भेजा किसी को, उदाहरण के रूप में डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया को भेजे कि आप ये करवाओ। तो उसने मुझे मतलब एक दिन की प्रोसेस में ही मुझे 10 लाख रुपया दे दिए, प्रोसेस सारी ऑफिशियल करके। तो उसके बाद जो है ना हमारे जीवन के बहुत सारे रास्ते खुले, बहुत सारे। उसके बाद हम छोटी छोटी सरकार की 1-2 छोटी छोटी योजना के और लाभ लिए, जो खेती बाड़ी की, बॉयलर की, ऐसी। अभी सरकार की, भारत सरकार की नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में एक योजना चल रही है, 2 करोड़ रुपया सब्सिडी 2 करोड़ किसान को डालना है। 4 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। उससे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के माध्यम से गायों की संख्या बढ़ेगी और दूध घी का रोजगार बढ़ेगा। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने अभी 3 साल पहले PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का भी लाभ लिया। उसमें भी हमें 25% सब्सिडी मिली। तो 27 लाख का लोन लिया था, वो भी हमने पूरा कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा मुझे बताइए ना, कई दर्शक, कई ऐसे किसान भाई, कई युवा भी, मैं सिर्फ किसान भाई नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि ये एक ऐसा मेन स्ट्रीम का बिजनेस है या व्यवसाय है जिसमें आप खुद के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं और कई अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये एक इंडस्ट्री के तौर पर बड़ी मजबूती से डेवलप हो रहा है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी आपको सुनने वाले युवा कृषक भाई ले सकते हैं, और आप कैसे आने वाले दिनों में संभावना देखते हैं इसकी? बहुत सारी जो योजना मैं जानता हूँ, जैसे अभी KVIC की योजना है, तो उसमें भी 50 लाख बिना मॉर्गेज किए लोन
और उसमें भी 35% सब्सिडी। ऐसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसको भी 10 करोड़ तक की प्रोजेक्ट है, उसमें 9 करोड़ सब्सिडी देती है सरकार। ऐसे FPO है, उसमें भी सरकार के 5-5, 4-4 करोड़ की सब्सिडियाँ हैं। छोटी छोटी सब्सिडियाँ तो बहुत है, जैसे गांव में कोई तेल की घानी करे उसमें 35% सब्सिडी, तो उसको बोलते हैं PMFME, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसमें यदि जो गांव के युवा जुड़े तो गाय आधारित, जैसे गाय आधारित खेती करो, उससे मूंगफली, सरसों, जौ, बाजरी जो भी बनाओ, उससे अलग अलग आइटम बनाओ। जैसे मिलेट के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोल के एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसका मिशन ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे रोजगार, जैसे मिलेट्स है उसकी 260 रेसिपी बन सकती है, उसकी इडली, ढोकड़ी, ढोकड़ा, रोटली, रोटला, और प्रोसेसिंग हो जाए तो और भी कितने, आजकल तो मैं देख रहा हूँ मिक्सचर, नमकीन सब कुछ मिलेट्स के बनने लगे हैं, बहुत कुछ संभावनाएं उसमें बनने लगी हैं। अभी देखिए हमारे पास 2006 में एक टाइम का खाने का पैसा नहीं था, रोड की नाली होती है उसमें रहते थे, उसके 1000 साक्षी है जिसने हमको उस नाली में देखा है, शादियों का फेंका हुआ खाना लेके खाते हुए भी देखा है। वो लोग आज भी है मेरे साथ है, मुझे जानते हैं, मिलते हैं, आते हैं, जाते। तो ऐसा नहीं है। अब वो स्थिति देखने के बाद आज देखिए हमारे वहाँ पंचकर्मा सेंटर चलता है, गाय के गोबर से स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, पंचामृत स्नान। अमेरिका तक से, पूरे विश्व से लोग वहाँ ट्रीटमेंट लेने आते हैं। वहाँ हमने ऑफिशियली डॉक्टर रखे हैं, पूरे डॉक्टरों के मार्गदर्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब लूटम लूट अंधश्रद्धा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए पंचकर्मा पंचगव्य सेंटर चल रहा है। अब गाय के दूध से हमने 60 प्रकार के 60 टाइप के घी निर्माण कर दिए। अब इस साल में हमारा टारगेट है 108 घी बनाने का। तो 3500 से लेके 2 लाख तक किलो घी बनता है गाय का। उसमें अलग अलग आपके पास में सबसे महंगा वाला घी भी बिकता है। हाँ, जो मैंने सुना है, वो थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह का घी। हाँ, और कैसे आपके दिमाग में आया कि आप बहुत हाई रेंज पर भी जा सकते? देखिए इसमें मेरे दिमाग का कोई रोल नहीं है, अपने सनातन संस्कृति के आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें निर्मित है। मेरा कहीं कोई डेवलपमेंट में रोल नहीं है। जो मैंने बनाया है वो मात्र और मात्र किताबों से निकाल के बनाया है, संदर्भ के साथ, रेफरेंस के साथ, डॉक्टरों के टीम के साथ। ऐसा नहीं है कि खाली फेंक करके कुछ भी करके पैसा ले लेना, ऐसा नहीं है। साइंस के साथ, शास्त्रों के साथ और डॉक्टरों के साथ। अब जो मैं जिसको 2 लाख का घी बोल रहा हूँ उसमें 800 ग्राम केसर डलता है, वो भी किश्तीवाड़ का। विश्व 2 लाख में कितना है? 1 किलो घी है या? हाँ, 2 लाख में 1 किलो घी। 1 किलो घी 2 लाख रुपए का। उसमें जैसे 5.5 लाख का किलो केसर है, वो केसर डलता है 800 ग्राम। 800 ग्राम केसर डलता है तब 3 किलो घी तैयार होता है। 21 दिन की प्रोसेस है, पहले केसर को मूर्छित करो, फिर घी को मूर्छित करो, फिर क्वाथ डालो। तो वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। परंतु और ये कितना घी आप साल भर में बना रहे हैं? ऐसा वो होता होगा 100 किलो, 100-150 साल भर में। हाँ, जाता और ये सब एक्सपोर्ट होता है सारा? हाँ, सारा UAE में सबसे ज़्यादा जाता है, दोहा कतर में जाता है, और UK और US में वहाँ जाता है। पर यहाँ मैं जो बात कर रहा था ना कि गाय के साथ, खेती के साथ इतने सारे रोजगार जुड़े हैं कि यदि हम जैसे वेजिटेबल को सूखा के बेचे, जैसे अभी हमें देसी बबुल के बीज का पाउडर बेच रहे हैं, कैटोर्स का पाउडर बेच रहे हैं, रूट बीट का पाउडर बेच रहे हैं, गाजर का पाउडर बेच रहे हैं, लौकी का पाउडर बेच रहे हैं, करेला का पाउडर बेच रहे हैं, मीठी नीम की पत्तियों का पाउडर, कड़वी नीम की पत्तियों का पाउडर, सहजन पत्तियों का पाउडर, सहजन स्टिक का पाउडर, सहजन सीड का पाउडर, तुलसी पाउडर। ऐसे मतलब ऐसे मैं कहूँ आपको 100 प्रकार के हम पाउडर बना रहे, जिसमें कोई केमिकल नहीं लगता, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, खाली पेड़ को मैनेज करना है। गिलोय का पाउडर, त्रिफला का पाउडर, आंवले का पाउडर। तो उससे हमारा महीने का सेलिंग 10 लाख का है। तो कहने का मेरा मतलब है, हम युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्यों किसी के गुलाम बन के रहे। ठीक ठाक हो, जॉब अच्छी है, आप सेटिस्फाइड हो, करो, लेकिन किसी की गुलामी, किसी की लाचारी करनी, उसी के लिए हमारे माता पिता ने हमको बड़ा नहीं किया है। हमारे पास 1 एकड़ भी भूमि है ना, तो 2 गाय रख के हम बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकते, परिवार के साथ तंदुरुस्त भी रहेंगे और दूसरों को तंदुरुस्त भी रखेंगे, दूसरों को काम देंगे। ये है भारत का किसान, ये है भारत का गोपालक।
लेकिन भारत के गोपालक में अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि हम बुंदेलखंड जाते हैं, हम कई, और मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, जिन्हें मेरे पिताजी दादाजी, तो मैंने किसानों की वो हालत भी देखी है कि 2 गाय रखना 4 गाय रखना भी मुश्किल हो जाता कई बार। समझ की कमी, आप जो बता रहे हैं वो समझ विकसित, आपने जैसा कहा कि ये होता चला गया, लेकिन कई बार आप उसके लिए तैयार भी हैं, मतलब वैसी किसी चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर कोई अवसर आपको मिल रहा है तो उस अवसर को आप भुना पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आज का किसान या जिन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोसेसिंग पैकेजिंग के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उनको लगता है कि हमें बस दूध निकाल के दे देना है कहीं पर और बाकी काम तो बाकी लोगों को करना है। पर देखो, हम किसान हैं, उदाहरण के रूप में आप किसान हैं, आपके बेटे कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, यही है ना, आप घर घर में देखो कि ये वास्तविकता है। तो क्यों हमारे बेटे दूसरे की जॉब करे 10,000 में? 10,000 एक महीने का, 20,000 पकड़ो तो साल का 2,50,000 हुआ, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अब आपके पास मूंगफली है तो उसका पीनट बटर बना दो। मूंगफली का आप रो बेचोगे तो 100 रुपया किलो दाना जाएगा। मात्र आप उसको रोस्ट करके प्रोटीन पाउडर बना दोगे तो 500 रुपये किलो जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट और जो पैकेजिंग है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और उसके लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा वो कैसे किया जाएगा? उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप हमारे खेत में मूंगफली पैदा होती है, पहले साल मैं नहीं कह रहा हूँ आप 10 टन का प्रोटीन पाउडर बना दो, पहले 100 किलो का बनाओ, उसको मार्केट में लेके जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, उसमें आपका लर्निंग पीरियड भी हो जाएगा, उसमें सरकार की जो स्कीमें हैं उसका भी उसको जोड़ो। तो मुझे नहीं लगता, देखो आप जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना, उसमें भारत सरकार एपेडा के अंतर्गत, केवीआईसी के अंतर्गत, पीएमएफएमई के अंतर्गत और बहुत सारी स्मॉल स्कीमों के अंतर्गत 2 स्टॉल परदेश में, एक्सपो में 2 स्टॉल का पूरा खर्चा, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, प्रोडक्ट पहुंचाने का, और 4 एक्सपो भारत में टोटल फ्री सरकार देती है। अब बताओ, अब इसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे तो हम भूल कर रहे हैं ना, सरकार कहाँ भूल कर रही? मतलब सरकार की कई योजनाएं हैं, अब आपको ये चेक करना है कि आप उनसे कितने वाकिफ हैं, दूसरा उनका कितना लाभ ले पा रहे हैं, और यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको कोई चुनौती महसूस हो रही है, तो आप इन कहानियों को देखिए, समझिए, क्योंकि रमेश भाई की तरह कई किसान हैं जिन्होंने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है, और फिर बाद में जब एक समय आ जाता है उसके बाद तो आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको बहुत सहयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ 2015 से हम ट्रेनिंग देते हैं। 26 कंट्री से लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं। 26 कंट्री से डॉक्टर, मेजर, पायलट, कैप्टन, ब्रिगेडियर, IAS, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग ट्रेनिंग ले गए, और उसके लिए सरकार भी खुद ट्रेनिंग देती है। हमें पता नहीं है, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग, विश्व की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग केवीआईसी के अंतर्गत देते हैं। इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज तक कोई दे ही नहीं सकता। इतने अच्छे लोग, एक्सपर्टों को सरकार लाके एंटरप्रेन्योर के सामने रखते हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। देखिए, हमारे एक सनातनी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी और कमी रही है किसान समाज की, कि वो उठ के आगे बढ़ना नहीं चाहता। अपने बच्चे को भले किसी का दास बना दे, किसी का गुलाम बना दे, लेकिन वो खुद उठ के आगे बढ़ना नहीं चाहता। जब तक कोई चीज़ जैसे गाय, खेती या कुछ भी है, वो जब तक बिजनेस तरफ, मतलब इकोनॉमिकल वायबिलिटी उसकी नहीं रहेगी तो वो रहेगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका। अच्छा देखिए, आज अभी मैंने हालांकि उस सवाल पर आया नहीं था, लेकिन रमेश भाई ने एक जो जवाब दिया वो अभी तक मेरे दिमाग में अटका हुआ है। उन्होंने बताया था कि ऐसी गायें जो त्यक्त हैं, छोड़ दी गई हैं, वो उनको लेकर आए, क्योंकि गौ आधारित कृषि उनको करनी थी, और उनके गोबर का इस्तेमाल हो रहा था कि नाली जहाँ से पानी जाता था सिंचाई के लिए, फिर वो उसको एक खाद की तरह, एक ऑर्गेनिक खाद की तरह उसका इस्तेमाल हुआ। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा देश में रहा है कि आवारा पशुओं का क्या, आवारा पशु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो, आप उसके लिए कुछ बेटर वर्ड मुझे बताएंगे, लेकिन इसको एक समस्या की तरह देखा जाता है। इस विषय पर आपके विचार क्या? क्योंकि गौ माता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उससे मैं समझ सकता हूँ कि इस समस्या पर आपने ज़रूर विचार किया होगा। देखिए, ये बात एकदम परफेक्ट कही आपने कि जो आवारा गाय को बोलते हैं, मतलब मैं तो ये कहूँगा तिरस्कारित गाय, जिसको हमने तिरस्कार कर दिया है, उसकी गलती नहीं है, गलती ज्ञान के अभाव की है। जैसे हमारे पास नंदी, हमने 42 लाख में नंदी लिया गाय को ब्रीड करने के लिए। हमारे गाय के बछड़े भी 5-5 लाख में लोग ले जाते हैं ब्रीड करने के लिए।
तो वो कहीं ना कहीं किसान की अज्ञानता, गोपालन की अज्ञानता है, गोपालक की अज्ञानता कि उनको जिस प्रकार से ब्रीड करना चाहिए गाय को उस प्रकार से उसने किया नहीं, इसलिए उसका गोवंश रोड पे छोड़ना पड़ा। अब जो भी काम क्वालिटी में होगा ना उसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। आज हमारे पास बछड़े जितने आते हैं वो सब चले जाते हैं ब्रीड के लिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि मैं यदि गाय को सेल करना चाहूँ तो मेरे पास रोज़ के 10 कॉल आते हैं कि आप गाय सेल करते। हालांकि हम सेल नहीं करते, पिछले 12 साल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बता सकता कि हमने किसी को गाय सेल करी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि गायों को 1100 तक ले जाना है। एक बार मेरा सपना है कि मेरे घर में 1100 गाय हो और हज़ारों लोगों को प्रेरणा मिले और हज़ारों लोगों को पता चले कि गाय से रोज़गार। अभी हमें ना गोबर का एक प्रोसेस प्लांट डाल रहे हैं भाभा एटोनॉमिक के साथ टेक्नोलॉजी का MOU करके कि उससे गोबर से एमिनो एसिड, यूमिक एसिड, अब गौमूत्र से और इंसानों के बाल में 92% प्रोटीन होता है। तो उससे एक ऐसा खाद निर्माण करेंगे जो दुनिया के केमिकल के खादों को टक्कर देगा। जैसे आप एक अग्नि जलाओ, उसमें 1 चम्मच मिर्ची डाल दो तो क्या होगा, 100-200 लोगों को खांसी आ जाएगी। को अग्नि ने क्या किया, आपने जो उसका मिर्ची डाली तो मिर्ची के गुण जो जलन थे तो वो में अग्नि ने तो वायु में परिवर्तित कर दिया, वो उसका काम है। अब ऐसे ही आप गाय का घी हवन में डालते हो तो लाखों करोड़ों सूक्ष्म बैक्टीरिया, वो जीवाणु और जो बैठे हैं ना सबको फायदो करेगा। मतलब कहने का है कि हवन से गाय हटा दो तो हवन खाली ठन हो जाएगा। कृषि से गाय हटा दी हमने, देखिए 75 साल में कृषि से गाय हटा दी, क्या मिला, जहरीला खाना, है ना, बीमारियां जैसी बीमारियां। हाँ, तो वो दुनिया के सामने है। मतलब गाय ही एक ऐसा जीव है, मैं कहता हूँ कि पूरी संस्कृति, प्रकृति, पूरी मानव सभ्यता को बड़े से बड़े वायरस और जीवाणु जन्य बीमारी, कीटाणुजन्य बीमारी और जहरजन्य बीमारी से बचा सकती है। अच्छा, अब एक चलते चलते दर्शकों को ये बताएं, ये सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है जब भी आपसे बात करता हूँ कि गौपालन में भी हम जैसे कृषि में देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति का या किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं कृषि, वो अलग अलग फसलें उस हिसाब से, क्या गायों की नस्लें भी ऐसे ही अलग अलग भौगोलिक स्थिति और मौसम की मोहताज हैं? बिल्कुल, भारत में 42-45 टाइप की गाय रजिस्टर हुई है, देसी गाय, जो कि हालांकि पुरखों के ज़माने में 100 साल पहले 108 टाइप की प्रकार की गाय थी, जो आज 42 बची है। नेशनल हर्ड रजिस्टर सेंटर है भारत का, उसमें रजिस्टर हुई है। जैसे सौराष्ट्र में गिर है, गुजरात, दक्षिण गुजरात में डांगी, उत्तर गुजरात में कांकरेज, राजस्थान में थारपारकर, नागौरी, खिल्लार, महाराष्ट्र में खिल्लार है, दक्षिण गुजरात में कांगायम, ओंगल, पोंगनूर, ऐसी बहुत सारी। जैसे आप पंजाब में जाओ तो साहिवाल, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हरवाणी, गंगा के तट पे जाओ पश्चिम बंगाल की ओर और बिहार में तो गंगातीरी। तो ऐसी भारत में 50 से अधिक रजिस्टर और अनरजिस्टर गाय है जो भारतीय देसी नस्लें हैं, देसी मूल। बहुत सुंदर, ये आपसे जानकारी भी बड़ा, देसी गायों की कितनी नस्लें, कितना संपन्न भारत इस मामले में। धीरे धीरे कोई भी काम होता है, आप शुरुआत करें और ट्रेनिंग लें प्रॉपर, यानी उस विषय की अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप काम को बहुत समय से कर रहे हैं और एक जगह पर टिके हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उसको एक्सपैंड करने के लिए अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, या प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बनाने की बात। 300 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाना एक ही जगह पर, ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से इनोवेशन भी इसमें शामिल होता है। कृषि एक्सप्रेस में आज का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।